मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल स्मार्ट टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई भी सही ढंग से कर रहे होंगे। तो बच्चों आज का जो हमारा क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पाटलिपुत्र वैभवम। और हमने फर्स्ट चैप्टर पहले ही मंगलम जो हमारा पाठ था वो पहले ही हम लोग देख चुके हैं और अच्छी तरह से उसका सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हमने क्लियर करा दिया है। तो आज की क्लास हमारा होगा 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पाटलिपुत्र वैभवम। तो आइए इसको अच्छी तरह से इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन या डाउट न रह पाए। तो अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10वीं क्लास की चैप्टर नंबर 2 पाटलिपुत्र वैभवम, जो कि हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो आइए इसको आज हम लोग ध्यान से समझेंगे। और इसमें देखिए बच्चों कि ये जो चैप्टर है हमारा वो संस्कृत में दिया हुआ है, क्योंकि ये संस्कृत का बुक है प्यूसम, तो संस्कृत में ही दिया होगा। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से हिंदी में समझेंगे। तो संस्कृत हम पढ़ेंगे और उसके बाद उसका हिंदी अर्थ बतलाएंगे। तो आइए देखिए। देखिए बच्चों हमारा ये फर्स्ट पैराग्राफ है जिसको मैंने लिखा है। देखिए द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पाटलिपुत्र वैभवम क्या है बच्चों। तो एक प्रकार का निबंध दिया गया है, पाटलिपुत्र के बारे में एक निबंध लिखा गया है इस चैप्टर में। तो इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखकर देखिएगा बच्चों। तो देखिए पहला जो हमारा लाइन है वो है बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ। तो देखिए हमारी जो बिहार की राजधानी पटना है वो सभी कालों में महत्व रखती है। जो हमारा बिहार राज्य का जो राजधानी है पाटलिपुत्र वो सर्वेषु कालेषु मतलब सभी कालों में महत्व इसका बहुत ज़्यादा है, मतलब महत्वम धारयत मतलब इसका बहुत ज़्यादा ही महत्व बतलाया गया है। अगला देखिए अस्य इतिहास सार्ध वर्ष परिमिता। इसका अर्थ हुआ मतलब 2500 वर्ष पुराना है। अस्य इतिहास मतलब इसका इतिहास, किसका इतिहास बच्चों। तो पटना का इतिहास जो है वो 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षणम। यहाँ पे धार्मिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है जो हमारा विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हैं। वैदेशिका यात्रिण मेगास्थनीज फाह्यान वेनसोंग इत्सिंग प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्वस्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। इसका हिंदी आप लोग समझिए। वैदेशिका यात्रिना, वैदेशिका यात्रिना कहने का यह है बच्चों कि विदेशी यात्री मेगास्थनीज, ये सब बच्चों विदेशी यात्री का नाम है। आप लोग ध्यान में रखकर इसको याद कीजिएगा। मेगास्थनीज फाह्यान वेनसोंग इत्सिंग प्रभृत्य पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किए हैं। जो विदेशी यात्री हैं यहाँ पे देखिए बच्चों, विदेशी यात्री मेगास्थनीज फाह्यान वेनसोंग इत्सिंग प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णन अपने अपने मतलब पाटलिपुत्र का वर्णन उन्होंने अपने स्मरण ग्रंथों में किया है कि पाटलिपुत्र में क्या मतलब विशेषता है क्या नहीं है, सारा उन्होंने जो विदेशी यात्री आए थे पटना में वो सारा अपने स्मरण ग्रंथों में लिख दिए हैं। पाठे अस्मिन मतलब इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचयो वर्तते। मतलब इस पाठ में पाटलिपुत्र के बारे में सामान्य परिचय दिया गया है। इस पाठ में जो पाटलिपुत्र वैभवम जो हमारा चैप्टर है उसका सामान्य परिचय
इस चैप्टर में दिया गया है कि पटना का क्या महत्व रहा है इतिहास से लेकर आज तक, वो सारा हम लोग इस क्लास में समझेंगे। तो ये पैराग्राफ से बच्चों देखिए क्या क्या हमारा ऑब्जेक्टिव निकल के आ रहा है, हम अभी आपको बतलाते हैं। देखिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। सबसे पहला कि बिहार की राजधानी, तो ये तो सभी लोगों को पता होगा कि बिहार की राजधानी हमने अभी बतलाया कि पटना, और ऐसे भी सभी लोगों को पता है। दूसरा आ रहा है कि इसका इतिहास कितना वर्ष पुराना है। पटना का जो इतिहास है कितना वर्ष पुराना है, तो हमने बतलाया कि 2500 वर्ष पुराना है। विदेशी यात्री, कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे, उनका नाम बतलाइए। अभी हमने बतलाया कि विदेशी यात्री आए थे मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसोंग, इत्सिंग। देखिए बच्चों, विदेशी यात्री जो पटना में आए थे उनका नाम है मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसोंग, इत्सिंग आदि। ये आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना। इसका इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। विदेशी यात्री कौन कौन आए थे, तो मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसोंग, इत्सिंग आदि। चलिए अगला हम लोग देखते हैं बच्चों। अगला जो हमारा है वो है, देखिए, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगेशवनयतम पाटलिपुत्र मनुगंगम वशिद विचित्रम महानगरम बभूव। मतलब कहा जाता है कि भारत में प्राचीन काल में पाटलिपुत्र जो अभी गंगा के किनारे बसा हुआ है, बड़ा ही विचित्र सा शहर था, बहुत विचित्र शहर था। प्राचीन काल में क्या था बच्चों कि जो पाटलिपुत्र है वो बहुत ही विचित्र महानगर था। तद्वेश्य दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनिम्ताख्य काव्य कथयति। दामोदर गुप्त नाम के कवि हैं जिनका काव्य है कूटनिम्ताख्य। अगर पूछा जाए बच्चों कि कूटनिम्ताख्य के काव्य के लेखक कौन है या कवि कौन है, तो दामोदर गुप्त जी। दामोदर गुप्त जी के कवि, दामोदर गुप्त नाम के कवि हैं जिनका काव्य है कूटनिम्ताख्य। उन्होंने उसमें लिखा है कि अस्ति मही तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम। कहने का अर्थ है कि दामोदर गुप्त जो कवि हैं वो पटना के बारे में अपने काव्य कूटनिम्ताख्य में लिखे हैं कि अस्ति मही तिलकम, मतलब पटना जो है, जो पाटलिपुत्र है, वो धरती का तिलक है। मही तिलकम, मही का अर्थ होता है बच्चों धरती। तो जो पटना है वो क्या क्या है, तो वो धरती का तिलक माना गया है, सरस्वती का कुलगृह माना गया है। और उसके बाद देखिए, नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। मतलब कहने का अर्थ है कि पटना को धरती का तिलक माना गया है, सरस्वती का कुलगृह माना गया है, और उसके बाद पाटलिपुत्र को इंद्र का जो सिंहासन होता है उसके समान भी पटना को बतलाया गया है कि जिसको बोल सकते हैं कि स्वर्ग। तो पटना को बच्चों स्वर्ग से तुलना किया गया है, तो इंद्र के सिंहासन से भी तुलना किया गया है पाटलिपुत्र नगर को। अगला देखिए, इतिहासे श्रूयते यत गंगायस तीरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित आसीत। कहा जाता है कि इतिहास में सुना जाता है कि ये जो पटना नगर अभी है वो गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटलिग्राम के नाम से प्रसिद्ध था। क्या था बच्चों कि इतिहास में सुना जाता है कि बुद्ध काल के समय में, मतलब बुद्ध के समय में, ये जो अभी पटना नगर है उसका प्राचीन नाम था पाटलिग्राम। ये कोई महानगर नहीं था पहले, ये एक गांव था जिसका नाम था पाटलिग्राम। और पाटलिग्राम कब नाम था, बुद्ध काले, मतलब बुद्ध के समय में। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागतः। यहाँ यत्र मतलब बच्चों यहाँ, तो यहाँ भगवान बुद्ध बहुकृत्व मतलब बहुत बार
आए थे, समागतः मतलब आए थे। यहाँ भगवान बुद्ध बहुकृतवा मतलब बहुत बार आए थे। तो भगवान बुद्ध कहाँ बार बार आए थे? तो पाटलीग्राम में, मतलब पटना में भगवान बुद्ध जो हैं वो बार बार आए थे। अगला है तेन कथिमासीत यद ग्रामों में महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति। लेकिन उनका कहना था कि तेन कथिमासीत मतलब भगवान बुद्ध कहते थे कि यह जो ग्राम है, ये जो पाटलीग्राम है, वो भविष्य में आगे चलकर एक बहुत बड़ा महानगर बनेगा, एक बहुत बड़ा महानगर बनेगा। लेकिन कलह से मतलब इस नगर को कलह, अग्नि और जल का सदा भय बना रहेगा। मतलब कलह यानी कि हो गया जो बाहरी आक्रमण होता है उसको कलह बोला गया है, और अग्नि मतलब आग लगी या फिर आग लगना या फिर कुछ, जल पुरस्य जो मतलब बाढ़ के श्रेणी में आता है उसको बोला गया है कि यहाँ पे बाहरी आक्रमण और आग लगी और बाढ़ का जो भय है वो सदा बना रहेगा। तो कहाँ सदा इसका भय बना रहेगा? तो पाटलिपुत्र नगर में कलह, अग्नि और जल का भय सदा बना रहेगा। और ये किनका कथन था बच्चों? तो ये भगवान बुद्ध का कहना था कि ये जो गांव है, जो पाटलीग्राम है, वो आगे चलकर एक बहुत बड़ा महानगर बनेगा, लेकिन इसको आग, पानी और कलह से हमेशा भय बना रहेगा। तो आइए हम इसमें से ऑब्जेक्टिव ढूंढते हैं कि क्या क्या इसमें से ऑब्जेक्टिव निकलता है। तो देखिए बच्चों, देखिए सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है बच्चों कि कूटनिम्ताख्य काव्य के कवि कौन हैं? दामोदर गुप्त जी। दामोदर गुप्त जी कूटनिम्ताख्य काव्य के कवि हैं। अगर पूछा जाए कि दामोदर गुप्त की क्या रचना है तो उसमें भी हम लोग बोलेंगे कि कूटनिम्ताख्य। कूटनिम्ताख्य के कवि कौन है बच्चों? तो दामोदर गुप्त। उन्होंने अपने काव्य में क्या लिखा है कि पटना जो है क्या है? धरती का तिलक है, धरती का तिलक है। उसके बाद सरस्वती का कुलगृह है, सरस्वती का कुलगृह है। उसके बाद है इंद्र के सिंहासन के समान है, इंद्र के सिंहासन के समान है, इंद्र के सिंहासन के समान है। तो देखिए दामोदर गुप्त जी क्या लिखे हैं? तो कूटनिम्ताख्य उनकी रचना है और उन्होंने लिखा है अपने काव्य में कि पटना जो है वो धरती का तिलक है, सरस्वती का कुलगृह है और इंद्र का सिंहासन है। अब आता है बच्चों कि बार बार पटना में कौन आए थे? बार बार पटना में कौन आए थे? तो बार बार पटना में कौन आए थे बच्चों? तो भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध आए थे। बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था बच्चों? तो पाटलीग्राम। पाटलीग्राम पटना का नाम था। कब? बुद्ध के समय में। और बुद्ध ने क्या कहा था कि यह नगर आगे, यह गांव आगे चलकर एक महानगर बनेगा, लेकिन किन चीजों से इसको खतरा रहेगा? तो कलह पहला था और दूसरा था अग्नि और तीसरा हो जाएगा बच्चों जल। तो आग, पानी और कलह से किसको भय रहेगा? तो पाटलिपुत्र नगर को। चलिए अगला पैराग्राफ हम लोग समझते हैं। इतना क्लियर हो गया? अगला देखिए, कालांतरेण पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित। मतलब समय के अनुसार पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र कहा जाने लगा, क्योंकि बुद्ध ने तो भविष्यवाणी की थी कि पाटलीग्राम आगे चलकर एक महानगर बनेगा। तो पाटलीग्राम ही आगे चलकर क्या कहा जाने लगा बच्चों?
तो पाटलिपुत्र नगर कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा सिद्धति यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वस्मरणेषु निरूपयति। देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझिए कि चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अति उत्कृष्ट कहने का अर्थ है बच्चों कि बहुत ज़्यादा मजबूत थी। इसका रक्षा व्यवस्था क्या था, बहुत ज़्यादा ही मजबूत था। जो यूनान राजदूत हैं मेगास्थनीज, जो अभी हमने आपको बतलाया कि जो विदेशी यात्री है मेगास्थनीज, उनका ही फिर से यहाँ पे चर्चा किया गया है कि यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वर्ण स्मरणेषु, मतलब यूनान के जो राजदूत है मेगास्थनीज, उन्होंने अपने स्मरण ग्रंथों में इसको निरूपित किया है, यानी कि लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की जो रक्षा व्यवस्था है वो अति उत्कृष्ट थी, यानी कि बहुत ज़्यादा मजबूत थी। और किसने अपने ग्रंथ में लिखा है, तो यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने स्मरण ग्रंथों में लिखा है। अगला देखिए, अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिना अशोकस्य समय सूत्राम समृद्धम। इस नगर की शोभा, वैभव मतलब शोभा होता है, तो इस नगर की शोभा प्रियदर्शिना मतलब प्रियदर्शनी, इस नगर की शोभा बहुत ज़्यादा प्रियदर्शनी थी अशोक के समय में। अशोक के समय में जो पटना नगर की जो वैभव थी मतलब शोभा था, वो बहुत ही प्रियदर्शनी था और समृद्ध था। तो बच्चों यहाँ से देखिए कि किसके काल में रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था, तो रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, और प्रियदर्शनी किसके समय में था, तो अशोक के समय में। क्लियर है इतना। अगला देखिए, बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर स्वकौमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। देखिए, बहुत ही पुराने समय से, मतलब बहुत समय से जो पाटलिपुत्र है वो प्राचीन शिक्षा का केंद्र रहा है। जो हमारा पाटलिपुत्र नगर है वो बहुत समय से शिक्षा का केंद्र रह चुका है। इन्होंने जो राजशेखर नाम के कवि हैं, जो उन्होंने उनका जो काव्य है वो है काव्यमीमांसा। तो काव्यमीमांसा के लेखक या कवि कौन है बच्चों, तो राजशेखर। तो राजशेखर अपने काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ में लिखे हैं कि जो पटना की जो प्राचीन मतलब शिक्षा व्यवस्था थी बहुत ज़्यादा मजबूत थी। यहाँ से प्राचीन शिक्षा प्रवर्तित मतलब परंपरा यहाँ पे बहुत बना हुआ था प्राचीन शिक्षा का भी। तो यहाँ से बच्चों देखिए क्या क्या हमारा ऑब्जेक्टिव निकलता है। तो ऑब्जेक्टिव है कि रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट किसके काल में था बच्चों, तो उत्कृष्ट था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या था बच्चों, पटना की जो रक्षा व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट थी। और प्रियदर्शनी किसके समय में थी, तो प्रियदर्शनी थी अशोक के समय में। उसके बाद क्या था कि यूनान के राजदूत कौन थे, यूनान के राजदूत का क्या नाम है, तो यूनान के जो राजदूत है वो हैं मेगास्थनीज। अगला है कि राजशेखर किस काव्य की रचना किए हैं, तो राजशेखर किए हैं काव्यमीमांसा। यहाँ पे दो कवि का चर्चा किया गया है इस चैप्टर में, एक राजशेखर और एक फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग देखे थे कि दामोदर गुप्त नाम के कवि हैं। दामोदर गुप्त जिनका रचना है कूटनिम्ताख्य। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम आपको एक ट्रिक भी बता सकते हैं कि राजशेखर का क्या है काव्यमीमांसा,
और दामोदर गुप्त जी का है कूटनीम ताख्य। तो यहाँ पे हम ट्रिक लगा सकते हैं ताकि आप लोग का कंफ्यूजन नहीं हो, काहे कि देखिए कि यहाँ पे दोनों क से ही स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग का कंफ्यूजन भी हो सकता है एग्जाम में। तो इसीलिए हम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे एक ट्रिक बतला रहे हैं कि देखिए राज, तो राज से लग रहा है ना कि राजा, तो देखिए राजा मांस खाता है। राजा क्या करता है बच्चों? राजा जो है, राजा मांस खाता है, राजा मांस खाता है, राजा मांस खाता है। तो राजशेखर का हो जाएगा काव मी मांसा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे मांसा आ रहा है, तो मांसा कौन, मतलब मांस कौन खा रहा है? तो राजा खा रहा है। तो राजशेखर का रचना हो जाएगा काव मी मांसा। अब दामोदर गुप्त जो एक कवि बच गए, तो उनका तो कूटनीम ताख्य, ये तो ऐसे ही आप लोग को याद रहेगा कि दामोदर गुप्त का क्या रचना है, तो कूटनीम ताख्य। और राजशेखर, तो राजा आ गया तो राजा मांस खाता है, तो राजा मांस खाता है, तो राजशेखर की रचना हो जाएगी काव्य मी मांसा। और दामोदर गुप्त जी कवि के हो जाएंगे कूटनीम ताख्य। तो यहाँ तक बच्चों क्लियर है? आगे बढ़े, देखिए अत्रो वर्ष वर्ष ही पाणिनि पिंगल विव्याडी वर रुचि पतंजलि यह परिचिता ख्याति मुपुजगमु। देखिए बच्चों, वर्षों वर्षों तक पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वर रुचि, पतंजलि यहीं से शिक्षा ग्रहण कर अपनी उपलब्धि पाई थी या ख्याति पाई थी। तो देखिए किन किन ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके ख्याति प्राप्त की थी, तो यहाँ देखिए पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि, पतंजलि यहाँ प्रख्यात ख्याति पाई थी। अगला देखिए, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपूरम कुसुमपूरम वा प्राप्यते। बच्चे देखिए कहा जा रहा है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथ पुराण आदि में पढ़ने से पता चलता है कि पाटलिपुत्र से, मतलब पाटलिपुत्र नाम का जो नगर है वो, इसका नाम प्राचीन ग्रंथ में पुष्पपुर या कुसुमपुर भी रह चुका है। प्राचीन ग्रंथों और पुराणों के पढ़ने से पता चलता है कि जो अभी पाटलिपुत्र नगर है उसका नाम पहले पुष्पपुर और कुसुमपुर भी रह चुका है। अनेन ज्ञाते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पानां बहुलमुत्पादनम भवति अस्मा। ज्ञात होता है बच्चों कि जो पाटलिपुत्र नगर है उसके समीप बहुत सारे पुष्पों का या फूलों का कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता था। बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता था कहाँ? पाटलिपुत्र के आसपास। तो पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचना माश्रित्य प्रचलिता। जो पाटलिपुत्र शब्द है बच्चों, जो पाटलिपुत्र शब्द है वो पाटल पुष्प के पंखुड़ियों के आधार पर रखा गया था। कुछ ग्रंथों के पढ़ने से पता चलता है क्या कि पाटलिपुत्र का जो नाम है वो प्राचीन ग्रंथों में पुष्पपुर और कुसुमपुर भी रह चुका है। और कहा जाता है कि पाटलिपुत्र के अगल बगल में समीप में बहुत ज़्यादा फूलों की खेती की जाती थी, तो इसीलिए एक पाटल पुष्प नाम का एक फूल था, उसी के आधार पर पटना का नाम जो मतलब पहले क्या था पाटलिपुत्र था, उसके पाटल पुष्प के पंखुड़ियों के आधार पर ही क्या रख दिया गया? पाटलिपुत्र नगर रख दिया गया। शरद काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्तवंश शासन काले अतीव प्रचलिता। कहा जाता है कि शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नाम का एक महान समारोह मनाया जाता था। किसके काल में? गुप्त वंश के काल में। गुप्त वंश के काल में, शरद काल में पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव एक महान समारोह के रूप में बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। किस वंश के काल में? तो गुप्त वंश के शासन काल में, शरद काल में यहाँ पे एक कौमुदी महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था।
देखिए तो यहाँ से बच्चों क्या क्या निकल के आ रहा है ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे देखिए कि वर्षों वर्षों तक यहाँ पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, बर्रुचि, पतंजलि यहाँ से पढ़कर अपना नाम प्रसिद्धि पाए। और उसके बाद जो है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों या पुराणों के पढ़ने से पता चलता है कि जो पटना का नाम है वो पुष्पपुर और कुसुमपुर भी रह चुका है। और ये और ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप में बहुत ज़्यादा फूलों की खेती की जाती थी। देखिए यहाँ पे हम समझाते हैं आपको कि ये देखिए बच्चों, देखिए ये मान लीजिए कि पटना का क्षेत्र है, पाटलिपुत्र लिख देते हैं। अब मान लीजिए कि ये पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र है। और अब इसके अगल बगल बहुत सारे फूलों की खेती की जा रही है। बहुत सारे इसके चारों तरफ फूलों की क्या किया जा रहा है बच्चों? तो फूलों की खेती किया जा रहा है। किसके समीप? तो पाटलिपुत्र के समीप फूलों का खेती किया जा रहा है। तो फूलों का खेती किया जा रहा है पाटलिपुत्र के समीप। तो उसी में से एक फूल था जिसका नाम था पाटल, जिसका नाम था पाटल। तो पाटल पुष्प के आधार पर ही क्या नाम रख दिया गया? पाटलिपुत्र। पाटल पुष्प के पंखुड़ियों के आधार पर ही क्या रखा गया? पाटलिपुत्र का नाम रखा गया है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहले क्या होता था बच्चों? फूलों की खेती होता था। तो फूलों की खेती होने के कारण इसका पहले नाम था क्या? पुष्पपुर, या कह सकते हैं उसको कुसुमपुर। दोनों का अर्थ फूल ही होता है, दोनों का अर्थ फूल ही होता है बच्चों। पुष्प मीन्स भी फूल होता है और कुसुम मीन्स भी फूल ही होता है। दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द हैं। तो बहुत ज़्यादा फूलों की खेती होता था, इसलिए क्या नाम रख दिया गया? पुष्पपुर या कुसुमपुर। और एक पौधा था पाटल, जो फूल था पाटल, उसके पंखुड़ियों के आधार पर नाम रख दिया गया पाटलिपुत्र। समझ में आ गया बच्चों? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नहीं, एक और हम लोग को समझना था ना कि शरद काल में कैसा महोत्सव मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कब? गुप्त वंश के शासन काल में, गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था। गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। अगला देखिए, संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश्य एवं समारोह दृश्यते। जो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था वो अभी हम लोग के फिलहाल वर्तमान समय में दुर्गा पूजा के अवसर के रूप में देखने के लिए मिलता है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाया जाता है, उसी प्रकार से गुप्त वंश के काल में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। काल चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहर्ष परिमित जीर्णतामनुभूत। वर्ष सहर्ष परिमिति के कहने का अर्थ है बच्चों कि हजारों वर्षों तक। तो कहने का अर्थ है कि काल चक्रवशाद मतलब समय बीतते बीतते मध्यकाल में पाटलिपुत्र की जो स्थिति है बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा हजारों वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रही। किसकी? पाटलिपुत्र की स्थिति। तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसदिषु लभ्यते। जिसका संकेत हमको अनेक साहित्य ग्रंथ, मुद्रा राक्षस इत्यादि में प्राप्त होते हैं। मुगल वंश शासन काले अस्य नगरस्य समृद्धारो जाता। मुगल वंश के काल में इस नगर का समृद्ध हुआ। आंगल शासन काले मतलब अंग्रेजों के शासन काल में, आंगल शासन कहने का अर्थ है बच्चों कि अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता। और अंग्रेजों के शासन काल से इस नगर का क्या होता रहा? हमेशा विकास ही होता रहा। अंग्रेजों के शासन काल में इस नगर का विकास होता रहा। और मुगल वंश के शासन काल में क्या था बच्चों? यह नगर थोड़ा सा समृद्धि पाया। और अंग्रेजों के शासन काल में इस नगर का बहुत ज्यादा विकास अच्छी तरह से हुआ। नगर विंदम मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धम गाते। इस नगर में मतलब मध्यकाल में पाटलिपुत्र का जो नाम है
पटना नाम से प्रसिद्ध किया गया। जो पहले पाटलिपुत्र नाम था, मध्यकाल में पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकता है कि पटना का नाम किस काल से प्रसिद्ध हुआ। तो मध्यकाल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ। मध्यकाले, देखिए मध्यकाले में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ। अयम च शब्द पतनमिति शब्दात निर्गता। पटना जो शब्द है बच्चों, पटना जो शब्द है वो किस शब्द से बना है? तो पतन शब्द से बना है। पतन शब्द से बना है। अयम च शब्द पतन, देखिए यहाँ पे पतन शब्द से क्या बना है? पटना। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी ती अद्भि पूज्यते। इस नगर की पालिका देवी पटन देवी है जो बहुत पूजी जाती हैं। पटना नगर की पालिका देवी कौन है बच्चों? तो पटना नगर की पालिका देवी है पटन देवी जो बहुत पूजी जाती हैं। तो यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव निकला बच्चों कि ये कौमुदी महोत्सव अभी किस अवसर पर दिखाई देता है? तो दुर्गा पूजा के अवसर पर दिखाई देता है। और कितने दिनों तक पटना की स्थिति जीर्ण शीर्ण रही? तो हजारों वर्षों तक इसकी स्थिति क्या थी? जीर्ण शीर्ण रही। और इसका अनेक साहित्य ग्रंथ में हमको मुद्रा राक्षस में प्राप्त होता है। मुगल वंश के काल में इस नगर का समृद्ध हुआ, यह नगर समृद्धि पाया और अंग्रेजों के शासन काल से इसका विकास ही होता रहा। मध्यकाल में क्या था? पाटलिपुत्र का नाम पटना रख दिया गया। और पटना शब्द कैसे बना? तो पटना शब्द पतन शब्द से बना है। और इस नगर की पालिका देवी कौन है? तो पाटली देवी इस नगर की पालिका देवी है। समझ में आ गया? अगला देखिए, संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशाल वर्तते बिहारस्य राजधानी चास्ति। तो बच्चों देखिए, वर्तमान समय में पाटलिपुत्र एक विशाल नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ और बिहार का राजधानी भी कहाँ है? पटना में ही है। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, मतलब आए दिन पटना नगर का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। अस्य उत्तरश्च दिशा गंगा नदी प्रवहती। इसके उत्तर दिशा में, पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना की उत्तर दिशा में कौन नदी बहती है बच्चों? तो गंगा नदी। गंगा नदी पटना के किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा में है। तस्या उपरी गांधी सेतु नार्मा एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयासत्रोपि निर्मायनमो वर्तते। मतलब इसके ऊपर, इस नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम का एक पुल बनाया गया है जो एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल बनाया गया है। सबसे लंबा पुल निर्माण किया गया है रेलयान सेतुरपि, मतलब रेलयान मार्ग के लिए। रेलयान मार्ग के लिए मतलब रेल मार्ग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो किस नदी के ऊपर गांधी सेतु पुल है बच्चों? तो गांधी सेतु पुल है गंगा नदी के ऊपर जो एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है। नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडलम जैविक उद्यानम मौर्यकालिक अवशेष महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीय संति। इस नगर में, नगरे अस्मिन मतलब इस नगर में बहुत संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडलम मतलब बहुत सारे दर्शनीय स्थल है। मतलब बहुत ज़्यादा घूमने का और दर्शनीय स्थल है और बहुत ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करने का भी स्थल पटना में है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीय स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। मतलब प्राचीन समय में सिख संप्रदाय के लोगों के दशम गुरु मतलब 10वें गुरु का जन्म स्थान है गुरु गोविंद सिंह। मतलब प्राचीन समय में बच्चों सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। पटना में जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उनका जो जन्म स्थान है गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशास्य तीर्थयात्रिना दर्शनार्थ मयंती, और यहाँ पे जो है देश विदेश के यात्रीगण तीर्थ यात्रा के लिए भी आते हैं, गुरुद्वारा का दर्शन करने के लिए भी आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अधावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति, सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमित।
एवं पाटलिपुत्र प्राचीन कालात् अधावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शयति। मतलब कहा जाता है कि बहुत प्राचीन समय में पाटलिपुत्र का जो है विभिन्न क्षेत्र में वैभव धारण किया हुआ है। जो हमारा पाटलिपुत्र नगर है वो विभिन्न क्षेत्र में अपने शोभा के लिए प्रसिद्ध है। जो संकलित करके रखा गया है संग्रहालयों में, आप देख सकते हैं जाकर। पर्यटन नामचित्रे नगर मिंदम महत्वपूर्णम, जो पर्यटन का जो मानचित्र है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ और इससे जो भी ऑब्जेक्टिव निकल के आ रहा है उसको हमने आपको अच्छी तरह से बतलाया। फिर से एक बार हम लोग जो रिवीजन रह गया था उसको कर लेते हैं। हाँ तो देखिए बच्चों, किस काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था और अभी वर्तमान समय में इसको हमको दुर्गा पूजा अवसर के रूप में देखने के लिए मिलता है। फिर था कि पटना की स्थिति हजारों वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रही और उसके बाद था कि मुगल वंश के काल में इस नगर का समृद्धि हुआ और अंग्रेजों के शासनकाल से पाटलिपुत्र का विकास होते रहा और मध्यकाल में पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा गया। और पटना शब्द कहाँ से आया बच्चों? तो पतन शब्द से आया। और पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी हैं। अब इसके नगर की जो पाटलिपुत्र नगर है वो बहुत ही विशाल नगर है और ये बिहार की राजधानी है। यह इस नगर का विस्तार बहुत हो रहा है दिन प्रतिदिन। और जो गंगा नदी है पटना के उत्तर दिशा में बहती है और गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु पुल बनाया गया है जो एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल में आता है। और यहाँ पे बहुत सारा घूमने और दर्शनीय स्थल हैं, जैसे हैं संग्रहालय, उच्च न्यायालय, गोलघर, ये सारा बच्चों घूमने का क्षेत्र है। महावीर मंदिर है जो कि बहुत फेमस जगह है। गुरुद्वारा है जो सिख संप्रदाय लोगों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है जो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है बच्चों। तो इतना हमारा क्लियर हो गया है। इसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव निकल के आया है बच्चों वो सारा मैंने आपको इसमें बतला दिया है और अगली क्लास में हम इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। जो हमने आपको बतलाया वो सारा आपको हम अच्छी तरह से क्वेश्चन बना के दिखाएंगे और हम क्वेश्चन बैंक से भी लाएंगे लिख कर के, ताकि एक भी आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए एग्जाम में। और मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारा पढ़ाया हुआ आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए बच्चों धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव के साथ। धन्यवाद।